जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ी गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, एक बार फिर से मुझे चूज करने के लिए इस ब्लेस्ड एंड डिवाइन सत्संग सेवा के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना आपका। संगत जी, हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरु जी की महिमा करने का, सुनने का मौका गुरु जी देते हैं। ये उनके हुक्म के बिना पॉसिबल नहीं है। उनके हुक्म से ही हम उनकी महिमा सुनने करने के हकदार होते हैं। गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। चलो गुरु जी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स आपकी प्यारी प्यारी संगत से शेयर कर सकूं। शुक्राना बारंबार गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की शरण में हम लोग तो वैसे जन्म जन्मांतर से ही हैं, लेकिन इस जन्म में जो मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई वो 2003 में हुई। और गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग, अपनी ब्लेसिंग्स 3 पार्ट्स में बोलती हूँ। फर्स्ट में मेरी अपनी ब्लेसिंग्स, सेकंड में मेरे बेटे जसकीरत की, और थर्ड में मेरी डॉटर अगोचर की। इससे पहले संगत जी, मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में। और मेरी मैरिज से पहले भी मुझे शब्द कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता था, और एनी टाइम मैं शब्द कीर्तन सुनती थी, पाठ सुनती थी, पाठ सुखमनी साहब का करती थी। इन 1992 में मेरी शादी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सिख फैमिली में हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत मिहिर थी उस रब की। लेकिन शादी के 2 या 3 महीने बाद सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज हुए कि मेरी तबीयत अचानक से बहुत बहुत खराब रहने लगी। एक तरह का इंडाइजेशन से ये कहानी शुरू हुई और आगे बहुत लंबी चली। मेरी शादी हुई थी सितंबर 1992 में, और दिसंबर 1992 में 2 या 3 महीने के बाद मेरी तबीयत एकदम से खराब होनी शुरू हुई, जो उसके बाद गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया। बहुत ज्यादा तकलीफें थी, मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े। 1992 में जब मेरी तबीयत खराब हुई, पहले नॉर्मल एक हमने फिजिशियन से मेडिसिन ली, उसने कहा डायरिया है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। 10-12 दिन तक एंटीबायोटिक्स चले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह दिन से महीने, हफ्ते बीतते चले गए। फिर हमें जाना पड़ा सीनियर गेस्टो थे सर गंगाराम में। उन्होंने मेरे सारे मेडिकल एग्जामिनेशन किए। जो रिपोर्ट्स आई वो थोड़ी बहुत चौंकाने वाली थी। इट वाज क्वाइट शॉकिंग कि अच्छा भला हंसता खेलता एक हेल्दी बच्चा जिसको कोई तकलीफ नहीं थी उससे पहले, जब मेरी रिपोर्ट आई तो मेरा जो होमोग्लोबिन था उन रिपोर्ट्स में 6 था, जबकि पहले उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल था, और मैंने वेट भी बहुत रिड्यूस कर लिया था। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं था। उस दिन से लेके मेरा जो दवाई और डॉक्टर का जो नाता शुरू हुआ वो बहुत लंबे समय तक चला। डॉक्टर कहने लगे कुछ नहीं है, शायद कुछ स्ट्रेस इश्यूज रहे होंगे, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है शादी के बाद, माहौल चेंज होता है, तो शायद ये उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने पहले मुझे एंटीबायोटिक्स पर रखा, मेरी क्लोनोस्कोपी हुई, मेरी एंडोस्कोपी हुई, लेकिन किसी में कुछ नहीं था। तो लास्ट में उन्होंने यही कह दिया कि इसको कोई स्ट्रेस इश्यूज हैं। फिर उन्होंने मेरे एंटीबायोटिक्स महीनों महीने चलते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं होता था। फिर उन्होंने मुझे स्टेरॉइड शुरू कर दिए। जब ये सब मेरे साथ हो रहा था उस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। पर उन दिनों में भी बाबा जी की दया से, उस मालिक की दया से मेरा पाठ का रूटीन स्किप नहीं होता था, और ना ही मेरा कभी विश्वास उस रब से डोला। लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख होता था कि एक अच्छा हेल्दी बच्चा एकदम से ये क्या है। इतना ही नहीं, हेल्थ इश्यूज तो जो थे ही थे, लेकिन अब धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस और ज्यादा क्रिटिकल हुई। फैमिली इश्यूज भी स्टार्ट हो गए, लाइक इन लॉज में फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉइंट फैमिली थी, डे बाय डे ये मल्टीप्लाई होने लगी। शायद ऊपर वाला कोई बहुत कड़ी परीक्षा के मूड में थे मेरी। जुलाई 1995 में मुझे उसी हेल्थ इश्यूज के साथ, उसी वीकनेस में, उसी प्रॉब्लम्स के साथ, उसी मेडिसिन के साथ
मुझे उस रब ने एक बेबी बॉय से ब्लेस किया, लेकिन हालात में कोई फर्क नहीं था। अब हेल्थ इश्यूज भी बढ़े, फैमिली इश्यूज भी बढ़े, और जो बेबी बॉय हुआ था वो भी अस्थमैटिक, चाइल्डहुड अस्थमैटिक था। 1 साल बाद बेबी गर्ल से मुझे बाबा जी ने ब्लेस किया, लेकिन लाइफ ऐसे चलती रह रही थी, लिटरली लाइक हेल, नरक नारकीय यातना जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ऐसे ही अंसल। अब तो ये था कि 2 बच्चों की अपब्रिंगिंग का भी बर्डन था, तो अब हॉस्पिटल मेरे लिए एक दूसरा घर था। कभी ना कभी मुझे बीच में कभी आईसीयू में एडमिट कराना पड़ता, कभी वैसे जाना पड़ता, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब जॉइंट फैमिली थी, अब प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट्स भी साथ में ही स्टार्ट हो गए। मैं सब तरफ से घिरा हुआ, जैसे मकड़ी का जाला डे बाय डे टाइट होता जा रहा है। अब एक कसर थी, पहले अंकल ठीक थे, हेल्दी थे, सब बढ़िया, कुछ तरफ से रिलीफ था, लेकिन अप्रैल 2002 में अंकल को भी एक स्पेयर हार्ट स्ट्रोक हुआ। बाबा जी ने उनको बचा लिया। मेरा महाशिव में, शिव जी में बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, तो गुरु जी के कॉल अब हमें आने लगे, क्योंकि उनकी कोई संगत थी जो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया तुम इतने सारे कष्ट झेल रही हो, यहाँ एक गुरु हैं, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाने, तुम उनके गुरु जी के पास चलो। मुझे नहीं समझ आई कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, या ऊपर वाला मेरा कौन सा कष्ट काटना चाह रहा था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ था गुरु ग्रंथ साहिब जी पे, तो मुझे लग रहा था कि मैं वहां जाके कोई गलती ना कर बैठूं। शायद मेरा कार्मिक अकाउंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और मैंने उनको ये कह के टाल देना, नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे से घर से निकलना बहुत मुश्किल है। हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। अब ऐसा होने लगा था संगत जी कि 15 दिन में एक बार मैं आईसीयू में होती थी, और अंकल बच्चे बाहर खड़े होके रोते थे, एंड वाइस वर्सा, और अगली बार अंकल आईसीयू में होते थे और मैं और बच्चे बाहर खड़े होके रोते थे। अब धीरे धीरे स्टेरॉइड्स का इतना ज्यादा वो हो गया था कि मुझे अपने हाथों से स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते थे। जैसे कि मैंने आगे पहले आपको बताया कि मेरे इन लॉज में जॉइंट फैमिली थी, और मेरे फादर इन लॉ ने मेरी मैरिज से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने छोटे ब्रदर के नाम कर दी थी। अब उस हिसाब से ना तो हमारा घर अपना था, ना हमारी शॉप अपनी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस अलग से हो रहे थे। संगत जी, मेरे अपने बारे में इतना बताने का मतलब यही है कि उसके बिना मैं गुरु जी की महिमा आपको नहीं समझा पाऊंगी। 2002 में मेरे कुछ हेल्थ चेकअप हुए, तो डॉक्टर ने अब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोसिस कर दिया, जिसमें आपकी आंतों पे, आपके इंटेस्टाइन्स पे अल्सर होते हैं। इट वाज पैनकोलाइटिस, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी आंतें सड़ चुकी थी, सारे आंतों पे छोटे छोटे अल्सर्स थे। इतने समय से शायद मेडिसिन की वजह से, या वो क्या था मुझे नहीं पता, और भी काफी सारे हेल्थ इश्यूज साथ जुड़ते चले गए। जब आप इतने टाइम तक कुछ खा ही नहीं पा रहे, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, तो और बहुत सारे भी हेल्थ इश्यूज थे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, बच्चे छोटे थे, और अपने लिए मैं सिर्फ एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी इतनी लाइफ ब्लेस कर दो कि मैं इन बच्चों को बड़ा कर पाऊं। मेरे लिए गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ साहब रखाए जाते थे, अरदासें करी जाती थी, लेकिन बाबा जी परीक्षा लेते ही जा रहे थे। मेरी मम्मी बहुत अरदास करती थी कि बाबा जी इसको ठीक कर दो, और उनकी पुकार शायद गुरु जी के चरणों तक पहुंची। और एक दिन हम अखंड पाठ साहिब से समाप्ति करवा कर गुरुद्वारा साहिब से घर आ रहे थे, तो गाड़ी से उतरते ही घर के सामने वह आंटी मिल गई जो मुझे बड़े दिनों से गुरुजी के जाने की कह रही थी। तब तक मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मेरी मम्मा से पूछने लगी, आंटी सोनिया दा की हाल है? तो मम्मा रोने लग गई। तो जैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे कहती तू मर जाएगी तो तेरे बच्चे कौन संभाल, गुरु जी का सत्संग है तो तू शाम ਨੂੰ मेरे नाल गुरु जी को चल रही। वो गुरु जी की मतलब जैसे मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे मेरे कष्टों को काटने के लिए। अब मेरी सिचुएशन ये थी, मरता क्या ना करता,
हम शाम को 6 बजे एम्पायर स्टेट्स के लिए निकले। उन दिनों गुरुजी एम्पायर स्टेट्स बैठते थे अपनी संगत के कल्याण के लिए। और 7 सवा 7 तक हम पहुंचे तो रास्ते भर वो आंटी मेरे से गुरुजी की महिमा करती जा रही थी। वहां पहुंचते ही मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर चोले में बहुत डिवाइन ऑरा के साथ गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे। उनको देखते ही आई वॉज सो स्पेलबाउंड कि मेरे आंखें बंद हो गई। इतना मुक्त तेज कि मैं चाह कर भी उनका फेस नहीं देख पाई। मत्था टेका, मैं बिल्कुल गुरुजी के साथ ही स्थान मिला, बिल्कुल आगे आगे मैं बैठ गई। शब्द चल रहे थे भाई हरबंस सिंह जगाती वालो जी का, मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। बहुत सोल तक वो जा रही थी, मतलब बाहर अगर वही शब्द सुना जाए और गुरु जी की प्रेजेंस में वो सुना जाए, जमीन आसमान का फर्क। और गुरु जी का शायद वो मेरे लिए मैसेज था कि आज के बाद गुरु जी के चरणों से मैं और मेरा परिवार जुड़ गए और आज तक उन्होंने अपनी चरण शरण में रखा हुआ है। हमें चाय प्रसाद मिला, डिवाइन चाय प्रसाद, इतना टेस्टी चाय मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं पी थी, अमृत बिल्कुल। चाय प्रसाद पीते ही एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी मैंने अपने फील की। इतने सालों से बीमार रहने के कारण जो बहुत नेगेटिव हो चुकी थी, बहुत ज्यादा लो ऑन एनर्जी थी, लेकिन बहुत पॉजिटिव, बहुत कुछ मुझे उस चाय प्रसाद में गुरुजी ने मुझे दिया। सत्संग खत्म हुआ, अब बारी आई लंगर प्रसाद की। संगत जी, लंगर प्रसाद देखते ही मैं काफी घबरा गई। लंगर प्रसाद थाली में सारा वो प्रसाद था जो सालों से मैंने खाया भी नहीं था और डॉक्टर्स की तरफ से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी था। मिर्ची प्रसाद, स्पाइसी दाल प्रसाद, सब्जी, खीर प्रसाद, और मैंने इतने सालों से सिर्फ दाल का या चावल का पानी हल्के नमक वाला लेती थी या उबली सब्जी खाई थी। देख के दिल तो किया कि इतनी सारा जो प्रसाद आया मैं सारा फिनिश कर दूं, लेकिन मैं डर गई कि मेरे अल्सर्स मुझे ये अलाउ नहीं करते, मेरी हेल्थ कंडीशंस मेरे को ये अलाउ नहीं करती। मैंने आंखों से उस आंटी को मना किया कि मैं, और धीरे से बोला मैं नहीं ये खा सकती, मेरे तो अल्सर इतने ही फट जाने हैं। तो उन्होंने कहा चुपचाप खा ले, तेरी दवाई है, कुछ नहीं होना तेनू। मैंने भगवान को याद किया तो इतने में मेरी नजर गुरुजी की तरफ देख गई तो वो मुझे ही देख रहे थे और उनको देख के मुझे इतना कुछ घबराहट से हुई कि मैंने फटाफट लंगर प्रसाद खाना शुरू कर दिया। संगत जी, मानने वाली बात है, जैसे जैसे मेरे अंदर वो लंगर प्रसाद जाता गया, मेरे अंदर मैंने एक बहुत डिवाइन एनर्जी, एक हीलिंग फील की। वो बिल्कुल डिवाइन एक्सपीरियंस था जो शब्दों में बयान करना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे लगा कि मेरे सालों से बीमार शरीर तो है, मेरी सोल, मैं फिजिकली भी बीमार थी, मैं मेंटली भी सिक हो चुकी थी, इमोशनली और तो और मेरी सोल तक सिक थी। लेकिन गुरुजी ने उस लंगर प्रसाद में मुझे सब कुछ फील किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और मेरी सोल भी एकदम से फुल ऑफ एनर्जी। एक अलग सा ऑरा मैंने अपना आप उस दिन फील किया। लंगर प्रसाद करने के बाद आज्ञा लेने की बारी आई तो आंटी जी मुझे ले गई और मुझे गुरुजी की चेयर के साइड पर खड़े होने का मौका मिला। गुरुजी, उन्होंने ये कह के मेरा इंट्रोड्यूस करवाया, गुरुजी ए मेरी फ्रेंड। गुरुजी ने मुझे देखा, स्माइल की और कहते जा कल्याण किता तेरी फ्रेंड दा भी। उनके उस 2 वर्ड्स ने संगत जी मेरी लाइफ थोड़ा प्रॉपर चेंज कर दी। एक बहुत ही सुंदर सा यू टर्न लिया जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ही हम एम्पायर से छोटे मंदिर से बाहर आए तो मेरा ऑरा बिल्कुल चेंज था, फुल ऑफ एनर्जी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वो हूं ही नहीं जो मैं थोड़ी देर पहले यहां से चल के गुरुजी के मंदिर गई थी। एकदम निराश, थकी, हताश, जिंदगी से हारी। अब जब निकली तो बिल्कुल अलग से मैं वापस घर की तरफ आई और धीरे धीरे ऐसा गुरुजी ने हमें किया कि अब वंस अ वीक मैं, अंकल और बच्चे एम्पायर से जाने लगे गुरुजी के दर्शन के लिए। पूरा हफ्ता मुझे वेट रहती थी कि कब वो दिन आएगा, सत्संग डे, और मुझे गुरुजी के जाने का मौका मिलेगा। वो दिन था मेरी खुशियों का, मेरे नए जीवन की एक शुरुआत का। गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि जो प्रॉपर्टी हमें सालों से नहीं मिल रही थी, गुरुजी से जुड़ने से थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड के चाचा जी ने वो हमारे नाम कर दी।
हमारी शॉप अब हमारी थी, हमारा घर हमारा था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी संगत जी, जो चीज सालों से नहीं हो पा रही थी। और वो गुरुजी के जाते ना, मैंने कभी गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी मुझे ये दिक्कत है, मैं बीमार हूं, मेरे अंकल बीमार हैं, या मेरे घर में कभी ये दिक्कतें हैं, कभी भी इस इंटरेक्शन का गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया। जैसे कि अभी हम शब्द सुनने थे, बिन बोले सब कुछ जानता। गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, उनको सब पता है किसको कब क्या कैसे ब्लेस करना है, वो वैसे ही ब्लेस करते हैं। यहाँ आके गुरुजी के दर में आके कुछ भी मांगना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। गुरुजी को सब पता है, वो टाइम आने पे सब अपने आप ही करते जाते हैं। संगत जी, ऐसा हो रहा था कि अब मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट क्लियर करते चले जा रहे थे। जैसे गुरुजी कहते हैं कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मेरे सामने आंदे हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ जन्मा जन्मांतर ਦੇ बही खाते मेरे अगे खुल जाते ने। मेरा भी कुछ ऐसा था, गुरुजी ने बही खातों में जो भी करना था उन्होंने अपने आप कर दिया। और नेक्स्ट सत्संग जो मेरा है, एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने मेरे से पूछा कित्थों आई तू। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी तिलक नगर तो। गुरुजी ने स्माइल करी और बोले जा ऐश कर ते तिलक लगा, इत्थे की करदी पई है। उस दिन मुझे नहीं समझ आई कि गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया है, लेकिन गुरुजी ने उस दिन मुझे ब्लेस किया था ओवरकम होने के लिए। तिलक मीन्स विक्ट्री। जब आप किसी चीज पे जीत हासिल करते हो तो उस टाइम आपका तिलक किया जाता है। गुरुजी ने उस दिन मुझे विक्ट्री ब्लेस करी थी, जो मेरी सारी प्रॉब्लम से मुझे ओवरकम किया। हर चीज से मुझे जीत हासिल हुई, हर जंग से जिंदगी की उन्होंने मुझे जीत दिलाई और मैंने तिलक लगाया। ये है मेरे गुरुजी, जो छोटे 2 वर्ड्स में आपकी सारी लाइफ चेंज कर देते हैं, होल लाइफ। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मेरे से बात की, लेकिन मुझे उनकी जो ब्लेसिंग थी उसका मतलब बहुत टाइम बाद पता चला, जब मैंने हर अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम किया। ये है मेरे मालिक। एक दिन अब हम धीरे धीरे गुरुजी की दया से, गुरुजी ने उन सर्कमस्टेंसेस से भी बाहर निकाला, उन लड़ाई झगड़ों से भी बाहर निकाला जिनमें हम फंसे हुए थे। गुरुजी ने मुझे एक नया घर ब्लेस किया सुभाष नगर में। ये 2006 की बात है, मतलब 2003 से लेके 2006 तक आते आते 3 सालों में गुरुजी ने मुझे नई लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब ब्लेस कर दिया था। और तो और उन्होंने अपना सिमरन करने का मुझे एनर्जी देते थे, मुझे सम्मत देते थे, सबूदी देते थे। उसी ब्लेस्ड हाउस में गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा मंदिर बना हुआ था, जहां अंकल के शॉप के जाने के बाद और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप से घंटों बातें करती थी, जो गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे ब्लेस करके दिया हुआ था। उनका शुक्राना करती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस मंदिर में बैठी थी और शब्द लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं। और मैं बहुत लगन के साथ आंखें बंद करके उसको सुन रही थी। तो मुझे उस घर में कोई भी नहीं था मेरे अलावा। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मंदिर में कुछ हल्की सी हलचल हुई है और मेरे अलावा भी वहां पर कोई और है। जैसे हम सब जानते हैं संगत जी, गुरु जी ओमनी प्रेजेंट है। तो उसी दिन शाम को मुझे जो हमारा प्रोग्राम नहीं था लेकिन गुरुजी का बुलावा था, तो गुरुजी के सत्संग में जाने का वो मौका मिला। तो अभी गुरुजी चोला में अपनी चेयर पे आसन पर विराजमान नहीं थे, अपने सिंहासन पर। वो किचन के बाहर एक छोटा सा कंसोल सा पड़ा हुआ था, उस पे बैठे हुए थे अपने कैजुअल वेयर में। हम थोड़ी जल्दी पहुंच गए एम्पायर से उसी दिन शाम को, जिस दिन मैंने ये मंदिर वाला आपको बात बताई। तो जब भी हम गुरुजी के पहुंचे तो उसमें वही सेम शब्द लगा हुआ था, तुम करो दया मेरे साईं। तो एकदम से मैं हैरान और गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे थे और एक सरकास्टिक टोन में स्माइल कर रहे थे। तो मुझे समझ आ गया कि उस टाइम जो मंदिर में थे गुरुजी ही थे जो ब्लेस कर रहे थे। ये है मेरे मालिक जो हर जगह आपके साथ रहते हैं। संगत जी, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि गुरुजी ने हमें शॉप ब्लेस की थी। ये शॉप वेस्ट दिल्ली गणेश नगर तिलक नगर एरिया में थी, हार्डवेयर मार्केट में।
2005 में जब वहां मेट्रो का रूट था, मेट्रो बन रही थी, मींस उधर से मेट्रो निकलनी थी। डीएमआरसी ने हमें नोटिस आया कि हमारी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ शॉप उस मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर है, टूट जाएगी और उसका कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये थोड़ी सी और प्रॉब्लम वाली बात थी, लेकिन गुरुजी पे विश्वास था। पता था कि जब इतनी उलझनों से उन्होंने निकाला तो ये उलझन तो उनके लिए कोई चीज ही नहीं है। अरदास करती थी, कभी भी जैसे मैं बोल रही हूँ गुरुजी से सामने कहने का कभी कोई ना तो मौका मिलता था, ना ही जरूरत होती थी। बस वहां बैठे थे, अरदास करते रहो। अरदास करते करते संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेट्रो ने फर्स्ट टाइम मेट्रो की हिस्ट्री में ये हुआ था कि मेट्रो ने अपना रूट चेंज किया था। उन्होंने वो जो हमारे शॉप के सामने से, हमारी ज्यादा शॉप्स के सामने, मार्केट के सामने से रूट निकलना था, उन्होंने वो रूट चेंज करके बिल्कुल उसके डैम ऑपोजिट कर दिया। और डीएमआरसी के किसी आदमी ने खुद अंकल को आके बोला, वो मार्केट के उन दिनों जनरल सेक्रेटरी थे, कि ये अनबिलीवेबल है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब डीएमआरसी में ने मेट्रो का रूट इस तरह से चेंज किया गया है, नहीं तो उनका जो एक बार नक्शे बन जाता है वो फिक्स होते हैं। ये है मेरे मालिक की दया। संगत जी अब आगे मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि काफी टाइम बाद जो मेरा जो डायग्नोसिस आया था वो कोलाइटिस का था। तो एक दिन डॉक्टर के पास मैं रूटीन चेकअप के लिए गई। अब तक ये हो गया था कि एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड से छूट के मैं बिल्कुल होम्योपैथिक पे आ गई थी। नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी, खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह था, जो कि सालों से मैं पे सिर्फ पानी, चावल के और दाल के पानी पे थी। कभी उस दिन कुछ नॉर्मल सा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल किसी बात के लिए डॉक्टर के पास गए, शायद अंकल के लिए गए थे, मेरी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो डॉक्टर ने ऐसे मुझे देखे, फैमिली डॉक्टर थे, तो कह रहे थे आपने सोनिया जी काफी टाइम से आपने क्लोनोस्कोपी नहीं कराई है, कोलाइटिस के पेशेंट है, एक बार अपनी क्लोनोस्कोपी करा लीजिए ताकि आपकी डिजीज रिस्की है, कोई अंदर फेस चेंज ना कर ले। तो अंकल ने भी कहा कि एक बार टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे तीसरे दिन अपॉइंटमेंट लेके जब मैंने क्लोनोस्कोपी करवाई, तो जब डॉक्टर क्लोनोस्कोपी करके बाहर आए तो उन्होंने मेरे से पूछा आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो। थोड़ी देर के लिए मैं डर गई कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, क्योंकि उन दिनों मैं तो कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थी, कभी कभार होम्योपैथिक ले लेती थी। मेरे अंकल ने डॉक्टर से पूछा सब ठीक है डॉक्टर साहब। तो उन्होंने बोला इससे पहले वाली जो 2002 वाली रिपोर्ट्स हैं वो दिखाओ। तो वो रिपोर्ट्स मेरे पास भी, हम साथ ही लेके गए थे, हमने दिखाई। तो डॉक्टर कहने लगा देखिए सर, पहली रिपोर्ट में इनकी सारे इंटेस्टाइन्स पर अल्सर हैं, एक तरह से सारी आंतें गल गई हैं, लेकिन इस लेटेस्ट कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट में इनकी आंतें बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ दिख रही हैं। मुझे ये बताओ कि इनकी मेडिसिन कौन सी चल रही है। मैं और अंकल के मुंह से एक ही दम से निकला जय गुरु जी, और हम लोग, मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी किसी दवाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मेरे मालिक की दवाई है जिससे ये रिपोर्ट चेंज हुई है। बाद में उन डॉक्टर ने हमसे वो दोनों रिपोर्ट्स ली अपनी मेडिकल काउंसिल से डिस्कस करने के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जिसकी पूरी आंतें गल चुकी हैं, अब वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा और वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। ये मेरे मालिक की दया। और संगत जी, इन बिटवीन गुरुजी ने मेरी सारी फैमिली को अपनी शरण में ले लिया था। मेरे ब्रदर, भाभी, मम्मी, पापा, सिस्टर, सब फैमिली गुरुजी की शरण में जा चुकी थी। सारी फैमिली वंस अ वीक एम्पायर स्टेट जाती थी, बड़े फंक्शंस में, बड़े मंदिर में जाते थे। हमारी सारी फैमिली के लिए 2003 से 2006 का वो गोल्डन पीरियड था। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की रही। संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग रिसेंट जो मेरे साथ हुआ 20 अप्रैल 2022 को मैं वो सुनाऊंगी कि गुरुजी कैसे हमारी हर जगह रक्षा करते हैं। आई एम अ सैलून ओनर। 20 अप्रैल 2022 को शाम 7:15 का टाइम था। सैलून फुल था क्लाइंट से, गेस्ट से, जैसे हम सैलून में क्लाइंट्स को गेस्ट बोलते हैं, गेस्ट से फुल था। काफी सारी सर्विसेज चल रही थी। तो नॉर्मली ये होता है कि मैं 7:15 बजे सैलून छोड़ देती हूँ, बाकी जो स्टाफ वाइंड अप कर, सर्विस वाइंड अप करके सैलून वही शट डाउन करते हैं। तो लेकिन उस दिन मेरी कोई फ्रेंड आई हुई थी, शायद गुरुजी ने मुझे रोकना था कुछ सर्विसेज लेने के लिए। उन फ्रेंड की सर्विसेज चल रही थी तो मैं उनके लिए थोड़ी देर के लिए रुक गई।
इतने में मुझे कार से कुछ सामान निकालकर अपनी डॉटर को देना था और वो किसी काम से जाने वाली थी। 2 मिनट बाद जब मैं कार से सैलून वापस आई तो देखती हूँ कि सैलून में लाइट नहीं है, इन्वर्टर बहुत ही तेज आवाज कर रहा था। मुझे लगा लोड ज्यादा है, मैं थोड़ी सी वायर जलने की स्मेल भी आ रही थी। मैं एमसीबी बॉक्स की तरफ गई तो उसमें काफी ज्यादा स्मेल थी। जल्दी से मैंने एमसीबी ऑफ कर दिया क्योंकि सैलून में काफी रश था और उसके साथ वाले प्रीमिसेस में मैंने बाकी सब लोगों को, जो भी गेस्ट थे, उनको उधर शिफ्ट किया। इन द मीनवाइल मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर दिया और उसका वेट करने लगी। इतने में मेरी डॉटर जो कि जा रही थी, मैंने उसको भी कॉल कर दिया कि आप वापस आ जाओ। थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ, जैसे गेस्ट उधर शिफ्ट हो गए, 10-15 मिनट बाद एमसीबी बॉक्स से धुआं बढ़ निकला और धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमारा फायर एक्सटेंशन भी एक्सपायर था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंकल भी कहीं दूर थे काम से और मेरा बेटा भी दूर था, तो उन दोनों का वहां पहुंचना इतने रश में थोड़े टाइम में पॉसिबल नहीं था। मेरी डॉटर ने बीएससीएस को कॉल किया, मैं बार बार इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर रही हूँ। थोड़ी ही देर में एमसीबी बॉक्स से स्पार्क होने लगा और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और इट वॉज, मैं टोटली ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ नहीं समझ आया। फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर रही हूँ तो मतलब कोई भी मदद जैसे नहीं आ रही थी। तो इतने में मेरी डॉटर आई कि मम्मा इस बॉक्स पे मिट्टी डालूं। मैंने कहा जो करना है कर लो, मुझे कुछ नहीं समझ आया। बस मैं चैन एकदम से गुरुजी का मंत्र जाप जोर जोर से चैन करने लग गई। तभी स्टाफ और डॉटर ने, हमारे साथ ही एक बिल्डिंग बन रही थी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बाहर बहुत सारा बदरपुर पड़ा हुआ था, उन्होंने बदरपुर डाली। इस सिचुएशन में बदरपुर बिल्कुल सामने मिल जाना एक तरह का मिरेकल था मेरे गुरुजी का। शायद वो उन्होंने हमारे ही लिए रखा हुआ था। लाइट नहीं थी, उस बिना लाइट के हमें वो नजर आ जाना, वो मिल जाने, बैग्स मिल जाने जिसमें वो बदरपुर भर के लेके जा रहे हैं। उस प्रीमिसेस में एक तरफ हमारा जनरेटर रखा था जो फुल ऑफ फ्यूल था, एक साइड पे इन्वर्टर था और जिस साइड में ये स्पार्क हो रहा था उसके बिल्कुल बैक साइड में एसी के 3 यूनिट थे। उस बदरपुर ने हमारे ये लाइफलाइन का काम किया। बीएस, पुलिस, फायर ब्रिगेड जब आए, जब तक सब कुछ नॉर्मल गुरुजी ने कर दिया था। वो आए, अपनी फॉर्मेलिटीज करके चले गए। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिशियन आया, एमसीबी बॉक्स खुला तो कहता आंटी जी बहुत बचाव हो गया क्योंकि सारे एमसीबी बहुत बुरी तरह सड़ चुके हैं। और लेकिन उसको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि ये हुआ कैसे। बस वो भी गुरुजी का फॉलोअर है और गुरुजी की बहुत दया है उस पर भी। तो उसने कहा आंटी जी आज तक गुरुजी ने बहुत बचा लिया। अब गुरुजी की प्लानिंग, ब्लेसिंग्स देखिए कि उन्होंने सैलून से मुझे नहीं जाने दिया, डॉटर को भी वही रखा। सैलून क्लोज होने से पहले ही ये सारा इंसिडेंट हो गया और सब कुछ कंट्रोल में हो गया। बदरपुर का मिल जाना। दूसरे दिन से फायर ब्रिगेड से एक सर्विसमैन आया, वो हमें फायर एक्सटिंग्विशर देने आया था। कहा कि मैडम आप पर किसी भगवान की असीम कृपा है, बहुत मेहरबान है जो आप कल बच गए, क्योंकि आपके साथ हमें 6 कंप्लेंट्स और मिली थी, लेकिन और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में आप थे और आप ही की सबसे ज्यादा बचाव हुआ है, नहीं तो बाकी लोगों को दिक्कत काफी ज्यादा थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग मैं 15 जुलाई 2015 का सुनाऊंगी, जो कि मेरे पेरेंट्स के घर का है, पश्चिम बिहार में। उन दिनों मेरे मम्मा बेड रिडन थे और मैं उनके यहाँ रहने गई क्योंकि मेरे ब्रदर और भाभी को गोवा जाना था। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप मम्मा और पापा के पास तो 2-3 दिन के लिए रुकिए, बच्चों की वेकेशंस हैं तो हमने जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं। 15 जुलाई 2015 की बात है संगत जी। हम बिल्कुल नॉर्मल सब जैसे रूटीन होता है, हम लोगों ने खाना खाया, खाना खा के हम लोग अपने बेड पे चले गए। उस दिन उस प्रीमिसेस में 5 लोग थे, मैं, पापा, मम्मा और 2 उनके मेड्स। सब नॉर्मल था। खा के सब 12-1 बजे के करीब मैंने भी अपनी बहुत थकी हुई थी और बहुत जल्दी नींद आ गई। 12:30-1 बजे के करीब मुझे ऐसे हुआ जैसे पैर पकड़ के मेरा बहुत जोर से किसी ने मुझे झटका दिया। एकदम मैं डर के उठ गई और मुझे कुछ नहीं समझ आया। नींद में ही मैं अपने पेरेंट्स के ड्राइंग रूम में, पश्चिम में जहां मैं रुकी हुई थी, उनके ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। तो इतने में मम्मा की भी नींद खुली। वो कहते तू किधर जा रही है? मुझे कोई नहीं समझ आ रहा है कि मुझे ड्राइंग रूम में मैं क्यों जा रही हूँ, मुझे कौन लेके जा रहा है।
इतनी गहरी नींद में चलते हुए ड्राइंग रूम में पहुंची, तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो उनका एसी जो लगा हुआ था उसमें से स्पार्क हो रहा था, बंद एसी था, और वो सारा जो था स्पार्क नीचे सोफे पे गिर रहा था और सोफे ने आग पकड़ ली थी। एकदम मैं नींद में ही चिल्लाई, उठो उठो आग लग गई है। और उठ के मैंने पैसेज डोर और मेन डोर जो उनका मेन गेट था खोल दिया। ये सिर्फ मुझे 20 to 30 सेकेंड्स लगे, और उनके दोनों डोर इलेक्ट्रॉनिक हैं, पैसेज डोर भी और मेन डोर भी। 30 सेकेंड के समय में गुरुजी ने मेरे से वो दोनों गेट खुलवा दिए, और जैसे ही मैंने गेट ओपन किया उसके बाद सारा शॉर्ट सर्किट सा हुआ और सारी घर की लाइट बंद, खत्म। सिर्फ 30 सेकंड में गुरुजी ने वो दोनों गेट खुलवा दिए ताकि सारी जो हैं अंदर सब लोग बाहर ठीक ठाक से निकल जाएं। पांचों लोग हम ठीक ठाक से बाहर निकल आए। मम्मी चिल्लाती रही, देखते ही देखते वो आग ऐसे थी कि जैसे कोई फूंक में मार के उस आग को फैला रहा है। फायर ब्रिगेड को फोन किया, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। इतना करते करते रात के 2-2:30 बज चुके थे। देखते ही देखते वो 3 मंजिल पूरी कोठी आधे पौने घंटे के अंदर पूरी आग की चपेट में थी। मैं और मम्मी बाहर सड़क पे खड़े यही चिल्लाते रहे, गुरुजी कहाँ हो। बिना चप्पल के हम लोग एकदम से भागते हुए निकले, गुरुजी तुसी कित्थे हो, गुरुजी तुसी कित्थे हो। लेकिन गुरुजी वहीं थे। उन्होंने बाद में एक एक कदम पे बताया कि वो वहीं थे। पहली बात तो ये कि मुझे नींद से जगा दिया। दूसरी बात ये, इलेक्ट्रॉनिक गेट खुलने से, लाइट जाने से पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गेट दोनों खुलवा दिए। 5 लोग थे, 5 लोगों को एक इतनी सी भी कोई तकलीफ नहीं आने दी। बिल्कुल आटे से बाल की तरह निकाल लिया, एक सेक तक नहीं लगने दिया। मम्मा जो बेड रिडन थे उनको बाहर पकड़ के जैसे कोई बाहर अपने आप ले आता है, वो खुद चल के बाहर आए। ये तो उस टाइम की बात है जिस दिन आग लगी। नहीं तो हम लोग रोज सुनते हैं, रोज पेपर में आता है कि कोई सो रहा था, घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और वो लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। मेरा मालिक इतना मेहरबान था, इतना दयावान है कि उन्होंने जरा सी भी हमें तत्ती हवा तक नहीं लगने दी। दूसरी बात, मम्मा की तबीयत खराब हुई, उन्हें उसी रात हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। जब मैं कुछ सामान लेने घर आई तो बहुत बुरा हाल था घर का। पंखे टेढ़े हो चुके थे, छतों के सरिये बाहर लटक रहे थे, तो मेरे लिए अंदर जाना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन थोड़ा सा अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि गुरुजी का एक स्वरूप लॉबी में उनकी लगा हुआ था, कांच के फ्रेम वाला। ना तो उसपे कुछ धुआं था, कालिक थी, और ना ही वो शीशा टूटा हुआ था। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। जहां छतों के अंदर के सरिये तक बाहर निकल के लटक गए, पंखे तक टेढ़े हो गए, बेड अलमीराज के अंदर तक सामान पड़ा हुआ काला हो गया। वहां पर मतलब गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल ऐसे फ्रेश, ना तो उसपे कोई धुआं, ना ही उसका कोई कांच चटका, ना कुछ। तो गुरुजी ने इससे मुझे दिखा दिया, मैं वहीं था, हर कदम पे तुम्हारी रक्षा कर रहा था। परिवार का कोई कष्ट था, किस मेंबर का था, जो गुरुजी ने एक मॉनेटेरियल उसपे लॉसेस पे डाल के खत्म कर दिया। सारा परिवार बिल्कुल ठीक था। दूसरे दिन मेरे ब्रदर भाभी जब गोवा से आए तो मैं उनको फेस करने से बहुत डर रही थी कि वो कहेंगे आपके हवाले घर छोड़ा और पीछे से हमारा घर ये हाल कर दिया। तो जैसे मेरे ब्रदर आए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा कि बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने मम्मी पापा को ठीक ठाक बाहर निकाल लिया, नहीं तो पूरी लाइफ में अपने आप को माफ नहीं कर पाता। ये मेरे गुरु की कृपा है जो वो हमें इतनी सुबुद्धि देते हैं, इतनी सुमत देते हैं कि परिवार एकजुट होकर सारी मुसीबत का जो सामना कर सके। जय गुरु जी। गुरु जी की दया से एक सत्संग जो मैं है अपना इसी 10 अक्टूबर का 2022 का ही मैं शेयर करूंगी संगत जी। गुरु जी कैसे हर जगह हर पल हमारे साथ होते हैं, सिर्फ जरूरत होती है उनको पहचानने की। 10 अक्टूबर को मुझे जाना था अपने सैलून, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो उस दिन ड्राइवर ने अचानक से छुट्टी ले ली। बहुत सारे अपॉइंटमेंट से जाना जरूरी था, तो मैंने कैब बुक कराई। 1 बार 2 बार 3 बार, तीनों बार कैब कैंसिल हो गई। फेस्टिवल डेज थे तो मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं समझ आया, तो मैंने उबर से ही ऑटो बुक करा दिया। ऑटो बुक कराया। मैंने ज्वेलरी भी उस दिन काफी पहनी हुई थी, जैसे मैंने बोला फेस्टिवल डेज है, तो मैंने अपना लंच वाला बैग और बाकी जो सामान था चाहिए था हैंड बैग लेके मैं निकल गई। अभी मैं अपने घर से थोड़ी दूरी गई होंगी, एक बाइक
से 2 बाइकर्स आए, 2 लोग बैठे हुए थे उसमें। उन्होंने ऑटो रोका और ऑटो वाले को कहने लगे, हम इतनी देर से तेरे को पीछे से आवाजें देते आ रहे हैं, हम पुलिस वाले हैं, तू ऑटो रोक क्यों नहीं रहा, हमें अपना तेरा लाइसेंस चेक करना है। उसने रोड के बीच में थोड़ा सा साइड पे किया, ऑटो रोक दिया। वो कहते नहीं थोड़ा और साइड पे कर, थोड़ा और साइड पे कर। मैं घर से हमेशा मेरी ये एक आदत है कि मैं गुरुजी से बोल के जाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलो, हंसते खेलते ले चलो और हंसते खेलते ले आना। उस दिन जल्दबाजी में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैंने गुरुजी को मत्था नहीं टेका, लेकिन ऑटो में बैठते जैसे ही मैंने ये रियलाइज किया तो मैं मंत्र जाप ही कर रही थी उस टाइम। तो जब उन्होंने रोका, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ट्रैप हो रही हूँ किसी चीज में, कुछ भी दिमाग में नहीं था, बस मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ। तो उसने जैसे ही कहा थोड़ी और साइड पे लगा ऑटो, एकदम मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरा हाथ खींचा, मुझे ऑटो से बाहर निकाला और मैं एकदम रोड के बीच बीच में जाके खड़ी हो गई। तो मेरे इस एक्शन से वो दोनों इतने तेज डर गए कि एकदम से मेरे पास सड़क, मैम आप क्यों उतर गए, हमने आपको थोड़ी कुछ कहना था, हमने तो इसका लाइसेंस चेक करना था, हम ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। ना तो वो रैश ड्राइव कर रहा था ऑटो वाला, ना उसने कोई रेड लाइट जंप की, ना ही उसने कोई कानून ऐसा तोड़ा कि पुलिस वाले उसके पीछे आए, जबकि उसी रोड से निकलते टाइम पीछे ट्रैफिक पुलिस वाले थे जिन्होंने उसे रोका तक नहीं। और जो 2 बाइकर्स हमें रोक रहे थे वो एक नॉर्मल ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे, वो पुलिस ड्रेस में भी नहीं थे। मैंने कहा आप लोग जो करना है करो, यहाँ से साइड पे हटो, मैं अपने आप देख लूंगी। मुझे इतना बोलते ही उन दोनों बाइकर्स ने मेरे से सॉरी बोला और अपनी बाइक लेके निकल गए। तो मैं ऑटो में दोबारा आके बैठी तो उस ऑटो वाले ने कहा भी आपने बहुत समझदारी करी जो उतर गए। मैं कहा भैया मेरे तो दिमाग में भी कुछ नहीं, मुझे तो ये मेरा गुरु करवा रहा था कि उन्होंने मुझे निकाल दिया। कहता ये आप ही को ट्रैप कर रहे थे, शायद इन्होंने कोई स्नैचिंग करनी थी। और नहीं तो जो पुलिस वाले होते हैं वो कभी भी लाइसेंस चेक नहीं करते, वो बैच नंबर हमारे मांगते हैं, उस बैच नंबर को डालते ही हमारा सारा इतिहास उनके सामने आ जाता है। जैसे मेरा बेटा लॉयर है तो मैंने उसको भी कॉल किया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ। कहता कभी भी ये बात दिमाग में बांध लो, सिविल ड्रेस में कभी भी कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं और ना ही उनका रोकना बनता, अनलेस अनटिल बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो। तो ये है मेरा मालिक जो हर कदम पे आपकी रक्षा करते हैं, हर कदम पे आपको बुद्धि देते हैं और हर कदम पे आपके साथ रहते हैं। बस जरूरत होती है उनको पहचानने की और उनका मैसेज जो वो भेजते हैं उसको पकड़ के रखने की। अब संगत जी मैं अपने बेटे जसकिरत के कुछ ब्लेसिंग्स शेयर करूंगी। जसकिरत बाय बर्थ ही अस्थमेटिक था, उसका भी सेम यही था, स्टेरॉइड्स हर चेंजिंग वेदर में उसको नेबुलाइज कराना पड़ता था, नेबुलाइजर पे वो पूरा साल रहता था। इनहेलर उसका एक रखा हुआ था, इनहेलर से उसको बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए जाते थे और डॉक्टर यही कहता था कि ये बाय बर्थ है, इसका जाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन जैसे ही गुरुजी से जुड़े, जब जसकिरत गुरुजी से जुड़ा होगा, गुरुजी की ब्लेसिंग, वो 7 या 8 6 या 7 साल का होगा। गुरुजी के जाते जाते कब गुरुजी ने उसका अस्थमा क्योर कर दिया मुझे नहीं पता, कैसे उसके सारे स्टेरॉइड्स, उसका नेबुलाइजर, उसका इनहेलर छूट गया मुझे नहीं पता। 1 या 2 साल बाद हमने रियलाइज किया कि अब तो इसको वो जो अस्थमेटिक अटैक इतने स्वेयर आते थे वो तब इसको होते ही नहीं है। और अब वो इस टाइम वो 27 इयर्स का है, लेकिन उसको कभी भी उसके गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा स्वेयर अस्थमा का अटैक नहीं हुआ। ये है मेरे मालिक की रहमत। जैसे मैंने पहले भी कहा, कभी भी मैंने कोई दुख तकलीफ गुरुजी को बताने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बस वहां पर जाके शब्द कीर्तन सुनना, मेडिटेशन करना, लंगर प्रसाद लेना और आ जाना, बस यही था। और दूसरा सत्संग जसकिरत का ही मैं बताऊंगी। 2006 में बाय मिस्टेक ही बोलूंगी कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, मेरी फ्रेंड ले गई थी, उनको अपने बारे में कुछ पूछना था। लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर को वो जब अपने बारे में पूछ रही थी, पता नहीं बैठे बैठे क्या हुआ, कहते आपके 2 बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ, तो कहते आपके बेटे की आयु सिर्फ 12 या 13 साल है। तो मुझे सुन के बड़ा बुरा लगा, मुझे लगा भी मैं यहाँ क्यों आ गई। और उसके बाद मेरे मन में एक डर बैठ गया कि ये इसने क्या बोल दिया। तो वही मैं गुरुजी के पास जाती थी, एनी टाइम यही अरदास करती थी, गुरुजी महाराज जब मुझे लाइफ ब्लेस करिए तो इस बच्चे को भी लाइफ ब्लेस कीजिए, अगर कुछ ऐसा भी कष्ट है उसको काट दीजिए, नहीं तो मेरे पे डाल दीजिए। तो जैसे एक दिन मैं वही प्रेयर करके गुरुजी के सत्संग से घर आ रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो लॉकेट
जो मुझे गुरुजी ने अपने हाथ से ब्लेस किया दिया होता, तो ये जसकीरत नु पहना दे। तो मैंने वो सिल्वर वाला लॉकेट उसको पहना दिया और प्रेयर मेरी वैसे ही चलती रही। उसके बाद 26 मई 2007 की बात है, जिसमें गुरुजी ने उसी 2007 में 31 मई को महासमाधि ली थी। मीन्स गुरुजी के महासमाधि लेने से 4 या 5 दिन पहले की बात है। हम लोग सारी फैमिली एम्पायर स्टेट्स गए हुए थे। मई का महीना था, बहुत गर्मी थी। उन दिनों गुरुजी के हुक्म से बच्चों को दरबार में बैठना अलाउड नहीं होता था। बच्चे या तो बाहर बैठते थे या फर्स्ट फ्लोर में ऊपर एम्पायर स्टेट्स के जो बना वहां बैठते थे। तो हमें बाहर वेरांडा में जगह मिली। गुरुजी ने 3 से 4 घंटे हमें बिठाया और कुछ बहुत ज्यादा कोई मेरा वो कष्ट काट रहे थे, लेकिन हम नहीं समझते, मूर्ख हैं। और जब हमें लंगर प्रसाद 3-4 घंटे बाद मिला तो जसकीरत कहता, आज गुरुजी ने बहुत लंबे समय तक बिठाया है, बहुत गर्मी लग रही है, मैं अगली बार से नहीं आऊंगा। मैं कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। उसी दिन समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह भी आए थे। गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। गुरुजी से आज्ञा लेके हम सारी फैमिली घर आ गए। तो जसकीरत उस दिन मेरे पेरेंट्स के घर रुक गया। छुट्टियां थी, वेकेशन चल रही थी, समर वेकेशन, और अपनी मासी के साथ 1:30-2 बजे का टाइम था। तो उठ के उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो एकदम से वो भी हड़बड़ा के उठ गई। कहता, मैंने एक सपना देखा है, लेकिन बार बार रोई जा रहा है और यही बोला वो सपना नहीं, वो सच था, वो सपना नहीं, वो सच था। तो उसने पूछा, हुआ क्या बेटा तेरे को? वो कहता कि मैं सो रहा हूं तो मैं देखता हूँ 2 घोस्ट। घोस्ट से मतलब उसका मतलब यम से था, यमराज। 2 यम आए, उन्होंने उसकी सोल को निकाला और वो देख रहा है कि मेरी सोल निकल रही है और अपनी बॉडी को भी वो देख रहा है। और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पीच चोला में गुरुजी वहां खड़े थे। उन्होंने जसकीरत की सोल जैसा वो सपने में देख रहा है और हमें डिस्क्राइब कर रहा है, उन यम के हाथों से लिया, उसकी बॉडी में रखा, जसकीरत को वहां से उठाया और खुद उसकी जगह लेट गए। हमें सोचा कि गर्मी में इतनी देर बैठ के आया है, इसके दिमाग में कुछ रह गया होगा, वो है। जबकि यकीन मानिए संगत जी, उस टाइम वो 10 साल का था। ना तो उससे पहले कभी और ना उसके बाद कभी उसको ऐसा ड्रीम आया, और ना ही उससे पहले कभी आया। बात आई गई हो गई। उसने मुझे सुनाया, मैंने कहा कुछ होगा। थर्सडे 31 मई 2007 हमें बड़े मंदिर से फोन आता है, जो आंटी हमें लेके गई थी, जिनके थ्रू हम गुरुजी से जुड़े थे, कि इस तरह से गुरुजी ने रात को महासमाधि ले ली है और सारी संगत को हुक्म है उनके दर्शन के लिए बड़े मंदिर पहुंचो। एकदम से मुझे ऐसे लगा प्रलय ही आ गई है, ये हुआ क्या। सारी फैमिली पहुंचे, जसकीरत भी था। बहुत ज्यादा मतलब लग रहा था सब खत्म, बस इसके बाद कोई लाइफ ही नहीं। और संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर में पहुंचे गुरुजी के अंतिम दर्शनों के लिए फिजिकली फॉर्म में, तो जसकीरत देख के एकदम चिल्ला पड़ा। सेम चोला में गुरुजी ने उसको सैटरडे को 26 मई को लाइफ ब्लेस करी थी। वो डे मतलब मुझे कुछ खुशी नहीं हुई, कुछ मतलब इतना बुरा लग रहा था कि मैंने ये सत्संग कितने साल तक किसी से शेयर ही नहीं किया। ये उस मालिक की महिमा थी, उनके वो थे, वही अपनी जानते हैं मौज क्या थी, मुझे नहीं पता। उन्होंने क्या उस दिन किया था, क्या लिया, क्या दिया, कुछ नहीं समझ आया। लेकिन बहुत साल बाद मैं इस सत्संग को शेयर करने की हिम्मत जुटा पाती हूँ। जसकीरत का सत्संग, उसके बाद बीबीए एलएलबी में गुरुजी ने उसको एडमिशन कैसे कराया। देहरादून में हमने उसका एडमिशन करा दिया था, क्योंकि दिल्ली में उसका कहीं हुआ नहीं एडमिशन। बीबीए एलएलबी उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ था, न्यू कोर्स था। तो लेकिन उसकी एक ही जिद थी, अगर मैं दिल्ली से बाहर चला गया तो मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगा। हफ्ते में 1 बार जाने की रूटीन उसकी थी। तो मैं अगर गुरुजी मेरा दिल्ली में करा देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा ये कौन सी जिद है भाई। कहता नहीं, मुझे पता है गुरुजी करा देंगे, अगर नहीं कराया उन्होंने तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे आगे। तो संगत जी, दिल्ली में सारे एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज थे। हम उसके देहरादून भेजने की तैयारी कर रहे थे और वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। तो मैंने अपने ब्रदर को फोन किया कि मैंने कहा ये कैसी बचकानी सी जिद कर लिखे बैठा हुआ है। तो जब हम दोनों बात कर रहे थे, इन बिटवीन उनके कोई फ्रेंड उनके पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया निजा साहब। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे सिस्टर का फोन है, बेटे का एडमिशन कराया वहां पर, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं। एक ही जिद है कि गुरुजी
दिल्ली में एडमिशन करा देंगे। तो वो कहता आपको नहीं पता, शायद आईपी में दोबारा कुछ सीट्स रह गई हैं कि विप्स में, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, वो शायद एडमिशन रीओपन कर रहे हैं, जहां तक मेरा है एक बार आप पता करो। तो पता किया तो सच में कुछ सीट्स थी अवेलेबल जिसमें री एडमिशन हो रहे थे। गुरुजी का नाम लेके गए, गुरुजी ने कैसे उसका एडमिशन करा दिया। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था। गुरुजी ने उस बच्चे की बात रखी, उसको ब्लेस किया और उसका एडमिशन भी हो गया और उसने अपना कोर्स भी बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट किया और एक अच्छा प्रोफेशन और अच्छा कैरियर गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। उसका अगला सत्संग 2020 का है, जब हम सेकेंड लॉकडाउन में थे। फर्स्ट लॉकडाउन था, उसमें एक किसका एक्सीडेंट हुआ, काफी स्वेयर एक्सीडेंट था, गाड़ी पूरी डैमेज हो गई, लेकिन गुरुजी ने इसको बिल्कुल खरोच तक नहीं लगने दी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, घर से बच्चे जाएं, अंकल जाएं या मैं जाऊं, मैं गुरुजी से एक बार सिर नवा के सिर्फ एक बात बोलती, गुरुजी उंगली पकड़ के साथ ले जाओ हंसते खेलते, और हंसते खेलते वापस ले आना। और गुरुजी वो बात अपने भक्तों की जरूर रखते हैं। एक्सीडेंट बहुत बुरा था, लेकिन इसको एक खरोच तक नहीं आई और ये बिल्कुल ठीक ठाक रहा। थैंक यू गुरुजी, हर समय अंग संग सहाय रहने के लिए और हर बात हमारी सुनने के लिए। सेकेंड लॉकडाउन का एक सत्संग संगत जी मैं सुनाऊंगी। ये मई का महीना था। उन दिनों मई में भी 2021 की बात है, बहुत ज्यादा बारिशें हो रही थी, बहुत ज्यादा थंडरिंग थी उस दिन भी। लेकिन इसको किसी काम से अपने सर के घर जाना था, कोई ऑफिशियल काम था, तो वहां ये काम करते करते लेट हो गया, 12 साढ़े 12 बज गए। वो थोड़ी दूर भी थे, तो जब ये वापस वहां से चला तो बहुत ज्यादा बारिश थी। जिस ये फ्लाईओवर से निकल रहा था उस पानी भी खड़ा हुआ था। इन बिटवीन इसकी गाड़ी का टायर वहां पर बर्स्ट हो गया, गाड़ी रुक गई। पानी इतना है कि ये टायर भी चेंज नहीं, स्टपनी भी चेंज नहीं कर पा रहा। इसी चक्कर में इसको 1:30-2 बज गए। लॉकडाउन का टाइम है, थंडरिंग है, रेनी है, और जब अपने ही अपनों की मदद के लिए नहीं पहुंच पा रहे तो इसके लिए कौन पहुंचता। हेल्पलाइन सारी बंद थी। तो इतने में मुझे इसका फोन आया कि इस तरह से मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ, अब क्या करूं। बहुत ज्यादा डर लगा मुझे कि एक इतना बुरा टाइम हो, ऊपर से ये वहां फंसा हुआ है। गुरुजी के पास गई, गुरुजी के स्वरूप के पास जाके प्रेयर करी, गुरुजी बच्चे नु ठीक ठाक कर ले आओ, मेरा पहुंचना भी वहां पर मुमकिन नहीं है और वो कैसे आएगा। 10 से 15 मिनट ही बीते होंगे, मुझे जसपुरत का फोन आया कि मम्मा एक अभी एल्टो कार निकली थी, उसमें से एक सरदार जी निकले, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ खड़े क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं टायर भी नहीं चेंज कर पा रहा हूँ और गाड़ी का टायर पंचर, गाड़ी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। वो आए, उन्होंने अपने हाथ से गाड़ी का टायर चेंज किया और कहते हैं अब आप जाओ। तो अब मैं घर आ रहा हूँ। तो गुरुजी के सामने खड़े खड़े मेरी आंखों से बहुत ज्यादा प्यार से, श्रद्धा से आंसू निकले कि गुरुजी आप कितने भोले हो, जब हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा, इस समय आप किस रूप में मदद में कैसे पहुंच जाते हो, ये आपको ही पता है। ये मेरे मालिक हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे रब हैं। आप संगत जी कुछ सत्संग मैं अपनी बेटी अगोचर के शेयर करूंगी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। वैसे तो पल पल उनका सत्संग है, पल पल उनका शुक्राना है, पल पल उनकी ब्लेसिंग्स है, लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने बहुत, जिसमें लाइफ और वो था, वो कैसे उसको लाइफ कैसे ब्लेस करी। 12th में थी वो, 2013 की बात है। डेंगू हुआ उसको, पहले डायग्नोज ही नहीं हुआ, 2012 की बात है। डायग्नोज नहीं हुआ, पहले डॉक्टर वायरल कहते थे, कभी कुछ, हफ्ते भर हम उसको मेडिसिन देते थे, लेकिन हफ्ते बाद वो डायग्नोज हुआ वो डेंगू है। तब तक उसके प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर चुके थे, 50,000। जब हम उसको लेके गए डॉक्टर के, तो डॉक्टर ने एक ही बात बोली कि अभी कुछ कह नहीं सकते। प्लेटलेट्स लगातार 50,000 होने के बाद भी गिर रहे थे, फीवर उतर नहीं रहा था। तो बेटा और ब्रदर उस दिन गुरुजी का सत्संग डे था, उसके लिए अरदास करने गए, तो वहां उनको एक प्रसाद, रोटी प्रसाद और कुछ कड़ा प्रसाद अगोचर के लिए ब्लेस हुआ। तो वो पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे, तो इतने में एक आंटी उनके पास आई कि अंकल आप तुसी किधर जा रहे हो। ब्रदर ने कहा कि मुझे BLK जाना है, राजेंद्र प्लेस।
मेरी भांजी वहां एडमिट है, तो मुझे उनको ये प्रसाद पहुंचाना है। वो कहती है अंकल मेरी ना शॉप भी उधर है, केमिस्ट शॉप है मेरी, मुझे आप वहीं बीएलके के गेट पे उतार देना, इमरजेंसी गेट पे, तो मैं आपके साथ चलूं। मेरे ब्रदर बोले क्यों नहीं आंटी, आप चलिए, हमारे साथ चलिए। तो रास्ते भर ये लोग आपस में सत्संग गुरुजी के शेयर करते आए। तो इन बिटवीन फिर मेरा फोन गया कि अगोचर का बुखार नहीं उतर रहा है, तो बार बार मुझे सिस्टर को कॉल करना पड़ता है फीवर चेक करने के लिए, आप एक थर्मामीटर लेते आइएगा। तो उस आंटी ने पूछा की कह रही सी, कौन सी? तो ब्रदर ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बेटिया एडमिट है, उसको डेंगी है और काफी क्रिटिकल स्टेज है अभी। तो कहती चलो मेरे ना इधर केमिस्ट शॉप है, तो मैं आपको थर्मामीटर ला देती हूँ, मंगा देती हूँ, आप इधर ही जहां मुझे आपने उतारना है। तो जैसे ही वो इमरजेंसी बीएलके के गेट के पास पहुंचे तो एक लड़का खड़ा हुआ था, उन्होंने उसको अपनी शॉप का सर्वेंट बताया थर्मामीटर लेके। तो ब्रदर ने बड़ी रिक्वेस्ट करी आप पैसे लीजिए, कहते नहीं नहीं ऐसा गुरुजी दी सेवा है। और मानिए संगत जी, एक बार लास्ट उससे फीवर चेक किया, उसके बाद उस बच्ची को फीवर नहीं हुआ। जैसे ही मैंने प्रसाद खिलाया, और सेकंड डे था कि हमारे प्लेटलेट्स चढ़ने थे। अब प्लेटलेट्स उसको चढ़ने हैं, लेकिन आधी मिडनाइट में आके नर्स हमें 2 बजे आके जगाती है कि प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, अब कल से इसको प्लेटलेट्स नहीं चढ़ेंगे। ये है मेरे मालिक की दया, कब किस रूप में कैसे आके वो आपको लाइफ ब्लेस कर दे नहीं पता। 8 जुलाई 2015 को अगोचर का भी बहुत बुरे वाला एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी ने इसको और इसकी फ्रेंड्स को कुछ नहीं होने दिया। और 3 से 4 दिन बाद अमृत वेले मॉर्निंग में 4 बजे, ये गहरी नींद में थी, तो इसको सपना आता है जिसमें ये बोलना शुरू हो जाती है, गुरुजी ने बचा लिया, गुरुजी ने बचा लिया। मैंने पूछा बच्चे क्या हुआ? कहते मम्मी मैं सेम वही जगह खड़ी हूँ जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, तो मैं वैसे ही वही एक्सीडेंट अपने सपने में देखती हूँ। तो इतने में देखती हूँ सामने येलो चोले से गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने स्माइल करी, एक हाथ से मेरी गाड़ी को सीधा किया, मेरे सिर पे हाथ रखा और स्माइल करते हुए आगे निकल गए। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग अपनी बिटिया का ही 2020 17 ऑफ मार्च का है, जब ये कोविड की जस्ट स्टार्टिंग हो चुकी थी। इंडिया में केसेस धीरे धीरे अब होने शुरू हो गए थे। मेरी डॉटर मेकअप आर्टिस्ट है, तो ऑल ओवर इंडिया वो ट्रेवल करते रहते हैं। तो 19 मार्च को भी उसका लखनऊ में यूपी में एक ब्राइडल्स थे, मेकअप से उनको जाना था, उनकी कुछ कमिटमेंट्स थी। 17 मार्च को हमने सारी मुझे कुछ जैसे लग रहा था कि इसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप बच्चों के आगे बोल नहीं पाते, तो मैंने 17 मार्च को एक छोटा सा फैमिली सत्संग अपने घर में रखा। उसमें जो इसके टिकट्स थे, इसकी जो भी बुकिंग थी, रिजर्वेशन थी, मैंने गुरुजी की गद्दी के नीचे रख दी और बोला गुरुजी अगर आप चाहते हो ये जाए तो इसको लेके जाना, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो इसको यहीं रोक देना। मालिक ने मेरी अरदास परवान करी। 18 मार्च को इसकी सारी पैकिंग हो चुकी थी। 19 मार्च की मॉर्निंग की फ्लाइट थी। 18 मार्च को रात को ईमेल आता है एयरलाइंस की तरफ से कि कल की आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और उसकी जगह उन्होंने कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी नहीं अवेलेबल कराया था। तो ये बड़ी टेंस्ड हो गई, इसने बड़ी कोशिश करी बाय रोड चली जाऊं, बाय ट्रेन चली जाऊं, लेकिन गुरुजी ने ऐसा किया कि इसको कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सका कि ये दिल्ली से निकल भी पाए। ठीक है, 19 मार्च को फ्लाइट जो थी सारी कैंसिल हो गई, निकल नहीं पाई। तो 19 मार्च 12-1 बजे ही वो कनिका कपूर का कुछ केस का हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ पार्टीज में गए थे, और यूपी के 19 मार्च को सारे बॉर्डर सील होने शुरू हो गए। सारे बॉर्डर सील। 20 मार्च की इसकी वापसी थी, जो कि पॉसिबल नहीं थी क्योंकि यूपी सारा बॉर्डर सील हो चुके थे। उसके बाद कर्फ्यू लगा, जनता कर्फ्यू, और देन लॉकडाउन। ये है मेरे मालिक की कृपा, उन्होंने इसको अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। वहां जाना तो दूर की बात है गुरुजी ने, और बाकी हर जगह गुरुजी अंग संग है। गुरुजी ऐसे अपनी मेहर बनाए रखना, दया बनाए रखना। बहुत बहुत सारे सत्संग हैं आपके, पूरा जीवन ही आपका सत्संग है। आपकी चरणों में कुछ पंक्तियां गुरुजी की। आप ही गुरुजी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हे गुरुजी, आप ही हमारे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो। आप ही गुरु हो,
आप ही मार्गदर्शक हो, आप ही रब हो, आप ही हमारे सब हो, आप ही हमारे रक्षक हो और आप ही हमारे मार्गदर्शक हो गुरुजी। जिस रूप में हमें आपकी जब जरूरत रहती है, आप उसी समय उसी रूप में आकर हमारे सब दुख कलेश कब कैसे हर लेते हो हमें पता भी नहीं चलता। आपका हर श्वास के साथ शुक्राना गुरुजी। आपकी दी हुई हर श्वास हम ले रहे हैं, दिए हुए श्वास हैं आपके, आपका दिया खा रहे हैं, आपका दिया और पहन रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग से ये जीवन नया चल रही है गुरुजी। आप ही हम सबकी नैया के खवैया हो। बस गुरुजी, ये जीवन रूपी नैया की पतवार आप थामे रखना, यही आपके चरणों में मेरी विनती है मेरे मालिक। अपनी दया दृष्टि सारी संगत पे बनाए रखना गुरुजी। हम सबको अपने चरण शरण में रखना। हर पल हर श्वास नाम सिमरन की बात बख्शना। हर आती जाती श्वास के साथ आपका नाम सिमरन करते रहें, हर श्वास के साथ आपका शुक्राना करते रहें मालिक। बस इस काबिल बनाए रखना कि हर बात में आपका शुक्राना, जिस हाल में रखना आपका शुक्राना मालिक। सत्संग समाप्ति के साथ ही गुरुजी के चरण कमलों में एक अरदास। गुरुजी, हमारी बाह ना छोड़ना। हम नालायक हैं, नासमझ हैं, मूर्ख हैं, हर कदम पर गलतियां करते हैं, पर जैसे भी हैं गुरुजी आपके हैं। हमें अपना बनाए रखना मेरे मालिक। और आते जाते गुरुजी सिर्फ और सिर्फ एक चीज आज आपसे मैं मांगती हूँ, नाम सिमरन और जन्म जन्म तक आपका साथ। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपना हाथ हमारे सिर पे बनाए रखना। संगत जी, इसके साथ आपको और गुरुजी के चरणों में जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर समय आपका शुक्राना, हर श्वास आपका शुक्राना। जय गुरुजी।